मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सलमा की ये कहानी। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे। 5 साल पहले उनकी मौत हो गई। तब मैं 12वीं में थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और थीं। मेरी माँ हम तीनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ के एक बेटा हुआ था जिसका नाम सलीम रखा गया था, लेकिन 5 साल की उम्र में ही वो मर गया। इकलौते बेटे की मौत के बाद मेरी माँ बेटे की सारी ख्वाहिशें मेरी बड़ी बहन सलमा के अंदर देखती और कहती कि तू सलमा नहीं, मेरा बेटा है, सलीम है, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मैं बीएड कर चुकी थी और टीचर की सरकारी नौकरी की तैयारी में थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें मुझसे बेहद प्यार करती थी। जब पापा जिंदा थे तभी उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे से मेरी बड़ी बहन सलमा की शादी कर दी थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलमा को उनके पति ने छोड़ दिया और वो ससुराल को छोड़कर मायके आ गई। पापा के मरने के 2 साल बाद मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी बहन सलमा की दूसरी शादी एक तलाकशुदा आदमी से कर दी। लेकिन ये शादी भी ज़्यादा नहीं चल पाई और 1 साल में ही 1 साल से भी कम समय के अंदर सलमा को उसके दूसरे शौहर ने भी तलाक दे दिया। दूसरे शौहर से तलाक के वक्त सलमा की उम्र 22 साल की हो चुकी थी और इस तलाक के 3 साल बाद अम्मी ने अपनी बहन के गोद लिए हुए बेटे अशफाक से सलमा की तीसरी शादी करवा दी और 6 महीने बाद ही अशफाक की मौत हो गई। इस घटना के अब 3 साल बीत चुके थे। मेरी मंझली बहन खालिदा ने ग्रेजुएशन कर लिया था और घर में रहकर अपनी शादी का इंतज़ार कर रही थी। सलमा बाजी की उम्र 25 साल हो चुकी थी, इसीलिए माँ को सबसे ज़्यादा उन्हीं की चिंता सताती थी। माँ का मानना था कि सलमा में कोई कमी नहीं, बदकिस्मती से उनके पिछले तीनों शौहर की नालायक थे। माँ सलमा बाजी की चौथी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगी, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। तीन शादियों के फेल होने के बाद मेरी बड़ी बहन सलमा ने तो ठान लिया था कि वो अब शादी नहीं करेंगी, लेकिन माँ को उसकी ये बात पसंद नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने पिता की मौत के बाद उनकी पेंशन से हम 3 बहनों को पढ़ाया लिखाया और अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ रुपए जोड़कर भी रखा था, लेकिन कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा था। इस बात से मेरी माँ तो दुखी थी ही, साथ ही मेरी मंझली बहन खालिदा भी दुखी रहती थी, क्योंकि बड़ी बहन के घर में रहते उसकी शादी कैसे हो सकती थी। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने तय किया था कि जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं करूँगी। रहमान मेरे पड़ोस में ही रहता था और स्कूल के दिनों से ही मैं उससे प्यार करती थी। रहमान ने मेरे साथ ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब वो साहिबगंज में किराए पर रहकर एमएससी की तैयारी में था। वो हर हाल में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सरकारी नौकरी पाना चाहता था। इधर मैं भी घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, इसीलिए हम दोनों को ही शादी की कुछ जल्दी नहीं थी। रहमान के घर पर उसके बूढ़े पापा के अलावा कोई नहीं रहता था, इसीलिए जब भी मेरा रहमान से मिलने का मन होता मैं उसे फ़ोन कर देती। वो साहिबगंज से शांति नगर आ जाता और पड़ोसी होने के नाते मैं उनके घर उससे मिलने पहुंच जाती। एक दिन सुबह जब मैं माँ को चाय देने गई तो देखा कि माँ के फ़ोन पर किसी दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया हुआ था। काफ़ी देर तक मेरी माँ फ़ोन पर बातें करती रही। इस दौरान मैंने अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखी, तो मैं समझ गई कि दोनों के बीच सलमा बाजी के रिश्ते की बातें हो रही हैं। फ़ोन करते ही मैंने अम्मी से पूछा किसका फ़ोन था। अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, तेरे मामा का फ़ोन था। मैंने कहा, मेरे तो एक ही मामा थे जो 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं, अब ये कौन है? मामा पैदा हो गए। मम्मी ने कहा, अरे ये मेरे वसीम भैया थे जो मेरे चचेरे भाई हैं। काफ़ी वक्त पहले ये साहिबगंज से कलकत्ता चले गए थे, अब लौटे हैं तो अपने लड़कों के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। वसीम के 3 बेटे हैं और वो चाहते हैं कि तुम तीनों बहनों से वो अपने तीनों बेटे की शादी कर दें। मैंने जब माँ के मुंह से ये बात सुनी तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं रहमान से प्यार करती थी और मैं उसके अलावा
और किसी से शादी करने की तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकती, आप अपने भाई से अपनी 2 बेटियों की ही शादी की बात करना, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अम्मी ने कहा, अभी तो फ़ोन पर ही बातें हुई हैं, कुछ दिनों में वो लोग घर आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ समय मांग लूँगी। मैंने कहा, समय मांगने वाली बात नहीं है अम्मी, तुम समझती क्यों नहीं, मुझे अभी कहीं शादी नहीं करनी है। अम्मी ने कहा, सुहानी देख, सलमा शादी के बिना बूढ़ी हो रही है और खालिदा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर घर में बैठी है। मैं तो तुम तीनों बहनों की चिंता में मरे जा रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। वसीम की तीन लड़के हैं और तुम 3 बहनें हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस वक्त अम्मी को समझाना नामुमकिन था, इसीलिए मैं अम्मी के पास से उठी और अपने कमरे में चली गई। मैंने रहमान को फ़ोन लगाया और बोली, रहमान मेरी अम्मी मेरे लिए लड़का देख रही है, कुछ दिनों में वो लोग रिश्ता पक्का करने मेरे घर आ रहे हैं, तुम्हारा इरादा क्या है बताओ। रहमान बोला, सुहानी अगले महीने मेरे एग्ज़ाम है, मैं उसी की तैयारी में लगा हूँ, 3 महीने में रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा, इसीलिए तुम मेरे 3-4 महीने का वक्त दे दो। रहमान की बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा, ठीक है, मेरी शादी में दावत खाने आ जाना, मैं फ़ोन रखती हूँ। रहमान के लिए उसका करियर ज़रूरी था और एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद वो मुझसे शादी करेगा। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं था। इतवार का दिन था, अम्मी के नए भाईजान अपने 3 बेटों की खातिर हम 3 बहनों को देखने आने वाले थे। अम्मी सुबह से ही मेहमानों के इंतज़ार में लगी थीं। बड़ी बहन सलमा के चेहरे पर वैसी ही खुशी नहीं थी जैसी खालिदा के चेहरे पर झलक रही थी। मेरी मझली बहन खालिदा तो न जाने कब से अपनी शादी के ख्वाब देख रही थी, इसीलिए मेहमानों की खातिरदारी के लिए घर में सबसे ज़्यादा काम भी वही कर रही थी। अपनी बड़ी बहन सलमा की तरह मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वसीम मामा के छोटे बेटे से बात कर उसे समझाने की कोशिश करूँगी, अगर वो मान जाए तो मैं शादी से बच जाऊँगी। मुझे ये डर भी सता रहा था कि हम तीनों बहनों की शादी के बाद मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। पूरे जीवन उसने हम 3 बहनों की परवरिश में खपा दिया, अब बुढ़ापे में वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। लेकिन आखिर हम तीनों थीं तो लड़कियां ही ना, हमें घर छोड़कर ससुराल तो जाना ही था। दोपहर तक वसीम अंकल अपने तीनों बेटों के साथ मेरे घर पर थे, उनके साथ उनकी बीवी शकीना भी थी। नाश्ते के दौरान ही वसीम मामा अपने तीनों बेटों के बारे में बताते हुए बोले, ये सबसे छोटा अख्तर है जो ग्रेजुएशन के बाद अभी साहिबगंज पॉलिट्रैफिक कॉलेज के पास किताबों की दुकान संभाल रहा है, और ये मेरा मंझला लड़का शोएब है जो सरकारी स्कूल में टीचर है। शोएब के बारे में जानते ही मेरी मंझली बहन बड़ी खुश हुई। उसने अपने लिए जैसा शौहर सोचा था, शोएब बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अख्तर को लेकर मैं खुश नहीं थी। हालांकि अख्तर रहमान से ज़्यादा सुंदर था और साहिबगंज में उसकी अपनी एक दुकान भी थी। फिर भी मैं रहमान को छोड़कर अख्तर से शादी नहीं कर सकती थी। वसीम मामा का बड़ा लड़का उनके साथ नहीं आया था। अम्मी के पूछने पर उन्होंने कहा, अब आपसे क्या छुपाना, मेरे बड़े लड़के परवेज की दिमागी हालत फ़िलहाल ठीक नहीं है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है, जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरी अम्मी के चेहरे की खुशियाँ गायब हो गईं और सलमा बाजी भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वसीम मामा की बीवी शकीना बानो ने कहा, 5 साल पहले परवेज की शादी हुई थी और उसकी एक खूबसूरत सी बेटी भी हुई। परवेज अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन 6 महीने पहले ही उस औरत ने परवेज को धोखा दिया
और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर रातों रात फरार हो गई। इस बात का परवेश के दिमाग पर गहरा असर पड़ा और वो सदमे में चला गया। पिछले 6 महीने से परवेश का इलाज चल रहा है। अब उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। आपकी बड़ी बेटी सलमा परवेज की बीवी बनकर जाएगी तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शकीना ने अपने पर्स से परवेज की फ़ोटो निकालकर मेरी अम्मी के सामने रख दी और बोली, ये परवेज की ताज़ा तस्वीर है, आप देख लीजिए। अम्मी ने परवेज की फ़ोटो को हाथ में उठाया और कुछ देर देखने के बाद शकीना से बोली, आपके बड़े बेटे के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं अपनी बड़ी बेटी सलमा से बात कर जल्दी ही आपको इत्तला कर दूंगी। जाते हुए शकीना मामी ने मेरी अम्मी से कहा कि उनके बड़े बेटे की शादी के लिए अगर आपकी बड़ी बेटी राज़ी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे घर अपने किसी भी बेटे का रिश्ता नहीं कर पाऊंगी। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद घर में अजीब सा माहौल हो गया था। मेरी मंजली बहन और मेरी अम्मी तो किसी भी तरह इस रिश्ते को जोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन सलमा इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। मुझे अपनी मंजली बहन पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी बेगैरत कैसे हो सकती है कि अपनी खुशी के लिए उसे अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है। एक पागल इंसान से सलमा की शादी करने का मतलब था कि हम लोग मिलकर सलमा की ज़िंदगी को तबाही के दलदल में धकेल रहे हैं। लेकिन मेरी अम्मी को अब सलमा की कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि सलमा से शादी के बाद परवेज की दिमागी हालत ठीक हो जाएगी और फिर तुम तीनों बहनें उस घर में राज करोगी। लेकिन शादी के बाद परवेज ठीक हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी थी। दरअसल अम्मी सलमा के से पीछा छुड़ाना चाहते थे। अम्मी ने वसीम मामा के बेटों से हम तीनों बहनों के रिश्ते की ऐसी ज़िद पकड़ ली कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। मेरी मंजली बहन माँ की इस हालत के लिए हम दोनों बहनों की कोसने लगी। घर के हालात देखकर सलमा बाजी अम्मी के पास गई और बोली, मैं परवेज से शादी करने को राज़ी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मी ने सलमा से उसकी शर्त पूछी तो उसने कहा, हम तीनों के एक साथ ससुराल चले जाने के बाद आप यहाँ अकेली हो जाएंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ हम तीनों में से एक का शौहर यहाँ घर जमाई बनकर रहे। अगर मेरी ये शर्त वो लोग मान लेते हैं तो आप उनसे कहिए कि वो शादी की तारीख पक्की करें। इतना कहकर सलमा अपने रूम में चली गई और अम्मी ने मंजली बहन खालिदा से खाना मंगवा कर अपना रोज़ा तोड़ लिया। खाने के बाद अम्मी ने वसीम मामा को फ़ोन लगाकर सलमा की शर्त बयां कर दी। वसीम मामा ने कहा कि वो शाम तक इस बारे में बताएंगे, तो अम्मी का कलेजा सूख गया। उसे डर था कि वसीम के घर वाले सलमा की शर्त हरगिज़ नहीं मानेंगे। लेकिन शाम को ही वसीम मामा की बीवी शकीना का कॉल आ गया। वो लोग सलमा की शर्त मानने को राज़ी हो गए थे। उनका कहना था कि तीनों की शादी के बाद परवेज़ और सलमा शांति नगर में ही रहेंगे और हम दो बहनें शांति नगर से विदा होकर साहिबागंज अपनी ससुराल चली जाएंगी। शकीना बानो की इस शर्त पर हम सभी राज़ी हो गए। दरअसल वसीम मामा का लड़का दिमाग से बीमार होने की वजह से उनके लिए किसी काम का नहीं था, इसीलिए वो घर जमाई बनकर सलमा के साथ शांति नगर में रहता तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इस तरह उनका एक पागल से हमेशा के लिए पीछा जो छूट रहा था। वसीम मामा ने 1 महीने के अंदर ही शादी की तारीख पक्की कर दी। मैंने रहमान को फ़ोन कर सारी बात बताई तो वो बोला कि सुहानी, अच्छा यही रहेगा कि तुम शादी कर लो। रहमान की बातों से मुझे बेहद ठेस पहुंची, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। अब मेरे पास वसीम मामा के मंजले बेटे अख्तर से शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद से हम तीनों बहनों की शादी के लिए मेरी अम्मी ने बहुत कुछ सहेज कर रखा था। हालांकि वसीम मामा की और कोई दहेज की डिमांड नहीं थी, फिर भी मेरी अम्मी ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सलमा की शर्त के मुताबिक वो और परवेज़ दोनों माँ के पास ही रह गए और हम दोनों बहनें विदा होकर साहिबगंज आ गए। हम तीनों बहनों की शादी के अब
5 महीने बीत चुके थे। इस बीच मेरी मंझली बहन खालिदा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। खालिदा और उसका शौहर शोएब दोनों में बेहद प्यार था। दोनों हमेशा एक दूसरे में डूबे रहते। खालिदा का शौहर शोएब सरकारी स्कूल में टीचर था, इसीलिए उसके पास खालिदा के लिए वक्त ही वक्त था। मेरा शौहर अख्तर भी मुझसे बेहद प्यार करता था, लेकिन मैं उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाती थी क्योंकि मैं ससुराल में रहकर अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगी रहती और अख्तर को भी अपने बिजनेस में से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। इस बीच रहमान से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के इंतज़ार में थी और एक दिन मुझे पता चला कि रहमान का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। उसकी इस कामयाबी की बधाई देने के लिए मैंने उसे फ़ोन लगाया। वो बहुत खुश था। मैंने उससे कहा शादी कब कर रहे हो? उसने कहा मैं तो शादी कर चुका हूँ। मैंने कहा तुमने कब शादी कर ली? उसने कहा तुम ये सब जानकर क्या करोगी? मैं रहमान की बात सुनकर काफ़ी हैरानी में थी। फ़ोन काटने के बाद काफ़ी देर तक मैं सोचती रही। रहमान शांति नगर में मेरे पड़ोस में रहता था। उसने शादी कर ली और किसी को खबर भी नहीं लगी। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन लगाकर रहमान की शादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रहमान ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली है और अब वो शांति नगर छोड़कर चला गया है। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में मैं एक बार ही अपने मायके शांति नगर जा पाई थी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन मेरी मंझली बहन खालिदा तो एक दिन के लिए भी मायके नहीं गई। वो अपने शौहर को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी अम्मी और बड़ी बहन सलमा की बहुत याद सताती थी। अम्मी ने बताया कि सलमा की वजह से परवेश की हालत सुधर रही है। इन 5 महीनों के दौरान जब भी मेरी अम्मी या सलमा बाजी से फ़ोन पर बात होती, मैं परवेश के बारे में ज़रूर पूछती और ये जानकर मुझे बेहद खुशी होती कि परवेश की हालत में लगातार सुधार हो रहा था। मुझे मायके गए 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और मैं मायके जाने के लिए उतावली हो चुकी थी। रात को अपनी दुकान से फारिग होकर जब अख्तर घर आया तो मैंने उनसे कहा मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मुझे 1 महीने के लिए अपने मायके शांति नगर जाना होगा। अख्तर ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह ही तुम्हें शांति नगर छोड़ आऊँगा। जब मैं शांति नगर अपने घर पहुँची तो सलमा बाजी ने दरवाज़ा खोला। अख्तर भी मेरे साथ ही थे, लेकिन दोपहर का खाना खाकर वो साहिबगंज चले गए। सलमा और अम्मी मुझे देखकर बेहद खुश थे। थोड़ी देर में मुझे मेरे बड़े जीजा परवेज भी नज़र आ गए। वो गमलों में पानी डाल रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर परवेज ने कहा आप अख्तर की बीवी हो ना? मैंने कहा मैं अख्तर की बीवी हूँ और आपकी बीवी सलमा की बहन हूँ। मेरा जवाब सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी मेरी बहन सलमा मुस्कुरा गई। मुझे याद आया कि शादी के वक्त परवेज की हालत ऐसी थी कि वो किसी शादी हॉल से उठकर भाग गया था। फिर जैसे तैसे सलमा से उनका निकाह हुआ था। 5 महीने में ही परवेज जानवर से इंसान बन चुका था। इस बात का पूरा क्रेडिट मेरी बहन सलमा को ही मिलना चाहिए। शाम को मैंने अपने जीजा परवेज को किचन में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने अपनी अम्मी से पूछा जीजा जी किचन में क्या कर रहे हैं? वो बोली रात का खाना बना रहे हैं। तुमने आज दोपहर से जो खाना खाया वो कैसे था? मैंने कहा बेहद लजीज अम्मी। अम्मी ने कहा वो खाना परवेज ने ही बनाया था। अब खाना परवेज ही बनाते हैं। परवेज के हाथ का खाना खाने से मेरी तबीयत भी एकदम दुरुस्त हो चुकी है। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने रहमान को फ़ोन लगाया और बोली मैं शांति नगर आई हूँ, अगर चाहो तो हम कल मिल सकते हैं। रहमान ने कहा ठीक है, एक काम करो कल तुम रानीगंज सोसाइटी आ जाओ, मेरा घर भी देख लेना और मेरी बीवी आलिया से भी मिल लेना। मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। रहमान की ये बात सुनकर मुझे अच्छी नहीं लगी। वो बिल्कुल बदल गया था। कभी वो मुझे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अब उसी ओर से सब कुछ खत्म हो गया था। मैं तो उससे अकेले में मिलना चाहती थी, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैंने उससे मिलने का इरादा बदल दिया और रात भर उसकी बेवफाई के बारे में सोचती रही। फिर मुझे लगा कि मैं एक बार उस औरत से मिलूं जिसकी वजह से रहमान ने मेरी मोहब्बत के फूल को कुचल कर रख दिया।
अगली सुबह अम्मी से मुझे मालूम चला कि सलमा बाजी 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सलमा बाजी को बाहों में भर लिया और उससे कहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो बाजी। तुम समझदारी ना दिखाती तो 3 औलादों के होने के बावजूद आज अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाती। तुम्हारी समझदारी की वजह से ही एक पागल आदमी ठीक हो गया। मुझे तुम पर गर्व है बाजी। तभी अम्मी ने कहा, मेरा इकलौता बेटा सलीम 5 साल की उम्र में दुनिया से चला गया था। तभी से मैंने सलमा को ही बेटा मानती थी और मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि सलमा ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। आज मेरी इस लाडली बेटी ने बेटे और बेटी में फ़र्क करने वाले लोगों को गलत साबित कर दिया। जिस परवेज को बड़े से बड़े डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाए, उसे सलमा ने ठीक कर दिया। माँ की बातें सुनकर सलमा मुस्कुराई और अपने रूम में चली गई। मैं भी सलमा बाजी के पीछे उसके रूम में गई और उसके बगल में बैठ गई। मेरी ओर देखकर सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल परवेज एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर का बड़ा बेटा वही था, सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, इसीलिए उस लड़की से वो प्यार करता था, उससे शादी नहीं कर पाया और उस लड़की ने भी घर वालों के दबाव में आकर कहीं और शादी कर ली। बाद में परवेज ने भी शादी कर ली। परवेज की एक बेटी हुई, जो परवेज पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। उस वक्त परवेज के अब्बू वसीम मामा कलकत्ता में रहते थे और परवेज के बाकी के दोनों भाई तब बेरोजगार थे। साहिबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने वाली किताबों की जो दुकान इस वक्त तुम्हारे शौहर अख्तर संभालता है, वो दुकान परवेज ने ही बनाई थी। एक दुकान के सहारे इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभालना मुश्किल था। तब परवेज ने अपने घर के ऊपर के कमरों को किराए पर उठा दिया। कुछ समय बाद ही परवेज की बीवी एक किराएदार के साथ भाग गई। सदमे में परवेज ने चूहे मारने की दवा पी ली, लेकिन वो बच गया। जहरीली दवा का असर उसके दिमाग पर ऐसा हुआ कि लोग उसे पागल कहने लगे। बड़े बेटे की ऐसी हालत जानकर परवेज के अब्बू जब कलकत्ता से लौटकर साहिबगंज आए तो उन्होंने उनका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन परवेज ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने उसकी दूसरी शादी का फैसला किया और इस तरह हम सब की शादी हो गई। अपनी बहन सलमा के मुंह से परवेज की ये कहानी सुनकर मुझे अपने जीजा परवेज पर बेहद तरस आने लगा। मैंने सलमा से कहा, परवेज भैया को पहले उनकी प्रेमिका ने धोखा दिया और बाद में उनकी बीवी ने भी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी धोखेबाज औरतें कितनी बुरी होती हैं ना बाजी। मेरी बात सुनकर सलमा ने गहरी सांस ली और कहा, परवेज की वो प्रेमिका जिसने उसे धोखा दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? सलमा ने कहा, तब अब्बू जिंदा थे और मैं साहिबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर रही थी। कॉलेज के बाहर ही परवेज की किताबों की दुकान थी और कॉलेज आने जाने के दौरान मुझे परवेज से प्यार हो गया। परवेज भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया करता था, लेकिन अब अब्बू को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया और मेरी शादी तय कर दी। शादी के बाद मैं भी परवेज को भूल गई, लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या शादी से पहले तुमने किसी आदमी से जिस्मानी ताल्लुकात बनाए थे? मैंने उससे परवेज के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और वो मेरे इस सच को हजम नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि मेरे पहले शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और शादी के बाद एक दिन मेरे दूसरे शौहर ने भी यही सवाल कर दिया और फिर वो भी सच हजम नहीं कर पाया और उसने भी मुझे तलाक दे दिया। मेरा तीसरा शौहर पहले से ही बीमार था। शादी के बाद वो भी मुझे विधवा बनाकर गया। जब परवेज का रिश्ता आया और परवेज की अम्मी ने परवेज की फ़ोटो दिखाई तो मुझे लगा कि अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल गया। मैंने परवेज को घर जमाई बनाने की शर्त भी इसीलिए रखी ताकि मैं पूरी आज़ादी के साथ उसका इलाज कर सकूं और मैं उसे नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गई। उन्होंने हॉस्पिटल में 2 महीने तक परवेज का बेहतरीन इलाज किया और मैंने घर पर उसकी अच्छी तरह देखभाल की, जिसका नतीजा ये हुआ कि परवेज बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरा पुराना वाला परवेज मुझे वापस मिल चुका है, इसीलिए मैं बेहद खुश रहती हूँ। सलमा बाजी की बातें सुनकर मैं बेहद हैरान थी। जब इंसान न्याय की आस छोड़ देता है तो
वक्त खुद ही इंसाफ कर देता है। सलमा बाजी के साथ वक्त का ये इंसाफ मुझे अब समझ आने लगा था। मुझे अपने मायके आए हुए 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। इस बीच मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे और अख्तर का भी लगातार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं अभी साहिबगंज अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। एक दिन अख्तर का फ़ोन आया और उसने 2 दिन बाद मुझे बुलाने मेरे घर आने की बात कही, तो मैंने तय किया साहिबगंज जाने से पहले मैं एक बार रहमान के घर ज़रूर जाऊंगी। अख्तर का फ़ोन करते ही मैंने रहमान को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बिजी जा रहा था। मैंने रहमान को एक मैसेज किया कि मैं आज तुम्हारे बजाय बताए एड्रेस पर आने की सोच रही हूँ, लेकिन दोपहर तक मैसेज का कोई जवाब नहीं आया, तो मैं अपने काम में लग गई। आधे घंटे बाद मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि पड़ोस में रिजवान मियाँ का इंतकाल हो गया है। ये ख़बर सुनकर मुझे लगा कि अब मुझे रहमान और उसकी बीवी से मिलने रानीगंज उसके घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ख़ुद ही यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। थोड़ी ही देर में मेरे मोबाइल पर रहमान का मैसेज आया कि वो इस वक्त शांति नगर में है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। मैं अपनी अम्मी के साथ रहमान के घर गई और रहमान के अब्बू का जनाजा उठने के बाद तक मैं रहमान के घर ही रही। इस बीच रहमान से दुआ सलाम होने के अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उसकी बीवी आलिया को देख लिया था। वो सुंदर तो थी, लेकिन उम्र में रहमान से थोड़ी बड़ी थी। वो हमारे लिए पानी का गिलास लेकर आई, तो मैंने उससे कहा, मेरा नाम सुहानी है, पड़ोस में ही मेरा घर है। 1-2 दिनों में अगर आपको फुर्सत मिले तो रहमान भैया के साथ मेरे घर आ जाइएगा। आलिया ने कहा, जी ज़रूर, मैं परसों यहाँ से रानीगंज के लिए निकलूँगी, तो आपके घर से चाय पीकर ही जाऊँगी। मैं अम्मी के साथ अपने घर वापस आई और रहमान के बारे में सोचने लगी। आखिर आलिया ने रहमान पर ऐसा क्या जादू किया था कि उसने मुझे ठुकरा दिया। आलिया खूबसूरत है, लेकिन क्या मैं आलिया जितनी खूबसूरत नहीं थी? आलिया तो रहमान से उम्र में 2-4 साल बड़ी भी थी। रहमान के अब्बू के इंतकाल हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। सुबह सुबह मैं उठी ही थी कि अख्तर का कॉल आ गया। वो बोला कि वो साहिबगंज से निकल चुका है, 1 घंटे में शांति नगर पहुँच जाएगा। अख्तर का फ़ोन कटने के बाद मैं अपने ससुराल जाने की तैयारी में लग गई। मैं बाथरूम से नहाकर निकली ही थी कि घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रहमान और उसकी बीवी आलिया खड़ी थी। मैंने दोनों को अंदर बुलाया और घर के अंदर ले आई। ड्राइंग रूम में मेरी अम्मी रहमान और आलिया से बातों में लग गई और मैं मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। किचन में मेरे जीजा परवेज आ गए। उन्होंने कहा, सुहानी, अख्तर आ गया क्या? मैंने कहा, नहीं जीजू, अख्तर अभी नहीं आए हैं। पड़ोस में रहने वाले रहमान और उसकी बीवी आए हैं, उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। जीजा ने कहा, मुझसे कह देती, मैं बना लाता। अब तुम ड्राइंग रूम में जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, अभी भी तुम्हारे अंदर दिमाग की थोड़ी कमी रह गई है शायद। अरे, मेहमानों के सामने तुम चाय लेकर आओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। परवेज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब वो ज़माना गया जब औरतें सिर्फ किचन के लिए पैदा होती थीं। तुम जाओ और पूरी दुनिया को बता दो कि तुम्हारे घर में किचन एक मर्द संभालता है। जीजा जी की इस बात पर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसी और वहाँ से ड्राइंग रूम में आ गई। मैंने देखा कि मेरी बहन सलमा भी मेहमानों के बीच बैठी थी। तभी आलिया ने कहा, मैं रहमान से शादी के बाद पहली बार यहाँ शांति नगर आई हूँ और यहाँ आकर मुझे बेहद अच्छा लगा। आप जैसे लोगों से मिलके तो मैं खुद को खुशनसीब समझने लगी हूँ। तभी ड्राइंग रूम में परवेज हाथों में चाय का बर्तन लिए हाजिर हो गए और जैसे ही परवेज की नज़र आलिया पर पड़ी, परवेज के हाथों से चाय का बर्तन नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। आलिया के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। तभी आलिया की छोटी सी बेटी परवेज के पास आई और उसे पापा कहकर उसे चिपट गई। ड्राइंग रूम के इस मंजर को सलमा और मैं देख रहे थे और सब कुछ समझ भी चुके थे। मैंने हालात को संभालने की कोशिश की और ज़मीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को समेट कर टुकड़ा इकट्ठा करते हुए बोली, जीजा जी, आप बैठ जाइए। हकीकत सबके सामने है, लेकिन इस हकीकत को अब कोई नहीं बदल सकता। बीता हुआ कल अब इतिहास बन चुका है और इतिहास को लेकर हम आज किसी को कटघरे में
खड़ा नहीं कर सकते। आलिया शर्म के मारे सर झुकाए हुए बैठी थी, तो रहमान का हाल भी आलिया जैसा ही था। दोनों धोखेबाज थे। रहमान ने मेरे साथ धोखा किया था तो आलिया ने परवेज की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी तो मैं समझ गई कि ये मेरा शौहर अख्तर ही होगा। मैं झट से उठी और दरवाजे को खोला तो सामने अख्तर ही था। मैं उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई तो वो भी आलिया को वहाँ देख कर हैरान रह गया। अम्मी ने अपने दामाद से बैठने को कहा, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का हो चुका था। फिलहाल किसी के पास कहने को अब कोई शब्द नहीं बचा था। लेकिन अभी आलिया ने सर ऊपर उठाया और बोली, 2 साल पहले परवेज अपने काम को लेकर बेहद परेशान थे। वो कई दिनों तक घर से बाहर रहते। मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसी बीच रहमान मेरे घर किराए पर रहने आया। रहमान पूरे दिन अपने कमरे में रहता। इधर मैं भी अपनी तन्हाइयों से जूझती हुई अपने कमरे में रहती। और कुछ दिनों बाद मोहब्बत के रिश्ते ने हम दोनों की तन्हाइयों को ख़त्म कर दिया। एक रात परवेज किसी काम से बाहर थे, रहमान मेरे कमरे में था। तभी अख्तर ने हम दोनों को साथ देख लिया और धमकी देकर चला गया कि सुबह होने पर वह घर में सभी को ये बात बता देगा। डर की वजह से उसी रात में और रहमान घर से निकल गए और रानीगंज जाकर रहने लगे। सामने खड़ा अख्तर आलिया को देख कर गुस्से में लाल हुए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे संभाला और आलिया को कहा कि वो रहमान के साथ रानीगंज के लिए निकल जाए। दोनों उठे और अपनी बेटी को साथ लिए घर से निकल गए। उनके जाते ही मैंने अख्तर से कहा, अख्तर जो हुआ उसे भूल जाओ। अख्तर ने कहा, कैसे भूल जाऊं? आलिया की बेवफाई की वजह से मेरे भाई की दिमागी हालत ख़राब हो गई। लोग उसे पागल कहने लगे थे। मैंने कहा, अंत भला तो सब भला। अब तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उन्हें सलमा के रूप में एक अच्छी बीवी मिल चुकी है और खुशखबरी की बात तो ये है कि तुम्हारी बड़ी भाभी सलमा इस वक्त प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर अख्तर का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और उसने अपनी भाभी सलमा के हाथों को पकड़कर चूम लिया। 1 साल बीत चुके हैं। अब मैं साहिबगंज के केंद्रीय विद्यालय में सरकारी टीचर हूँ और मेरी बहन सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया है। अम्मी ने उस बच्चे का नाम सलीम रखा है। कहानी से सीख, आलिया को रहमान से इश्क हुआ। इस इश्क में परवेज का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सुहानी का भी दिल चकनाचूर हुआ। इसीलिए आपको किसी से भी इश्क हो जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप जब किसी और से विश्वास के रिश्ते में बंधे हो तो ऐसा इश्क हमेशा ख़तरनाक ही साबित होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ, पूछो ना हमारी पहचान कहाँ तक है। तुम बदनाम करो, तुम्हारी औकात जहाँ तक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।